केमिस्ट्री को तो कोई समझ ही नहीं सकता। इतनी केमिस्ट्री के बाद, इतनी गलबैया के बाद, इतना झूला झूलने के बाद ये बढ़िया था। 11 हुआ था तो मोदी जी लपक के पहुंच गए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जब डेप्सांग की वॉर हुई थी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा का तब तत्कालीन राष्ट्रपति के अरे कहना क्या चाहते हो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। म्यूजिक। मैं दो चीजें और आपके दर्शकों को बताना चाहती हूं। 2015 में चीन ने एक व्हाइट पेपर प्रोड्यूस किया था अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी पर, और उसमें उन्होंने कहा था नेपाल, तिब्बत और भूटान के अलावा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को वो अपने हिस्से में अंकित करेंगे। उस पर हमारी सरकार ने एक चू नहीं करी थी, एक शब्द की आपत्ति नहीं थी, बल्कि गलबैयां हो रही थी चीन के साथ साबरमती से लेके महाबलीपुरम तक। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब तो शायद मोदी जी। अच्छा, मैं जवाब ले लेता हूं। वैसे अभी आपने जो बातें बताई हैं, ये चीन के बारे में एक बात का जवाब, मेरी एक बात का सुन लीजिए, उसके बाद क्या आप करिएगा। देखिए, चीन जो है ना, चीन शक्ति समझता है। चीन से हम फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस बात करते हैं। 62 की हार के बाद 67 में जब सेना ने घुसकर नाथुला और चोला में चीन को मारा था ना, तो चीन की औकात नहीं थी कि 71 की वॉर में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो पाक के साथ खड़ा हो। उनकी औकात नहीं थी, इतना मनोबल टूट गया था चीन का। चीन को फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस उनको आंख दिखा, आपकी पोजीशन ऑफ डोमिनेंस की बात है, ये 62 के बाद से शुरू होती है, ये तो मैं समझ पा रहा हूं। मैं आपकी बात का जवाब एक बार संबित जी से ले लूं। संबित जी, देखिए, कल अगर आप राजनाथ जी के बयान को देखेंगे तो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने जो कहा, उसके बाद एक सेंटेंस ये भी कहा कि बहुत कुछ आगे मैं बताना नहीं चाहता। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। कैलाश हिल्स हिंदुस्तान अभी वहां से रिट्रीट मतलब डिसएंगेज कर रही है, नहीं कर रही है, ये सब आप कैसे जानते हैं? ये तो हमें भी ब्रीफ नहीं किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सरकार ब्रीफ नहीं करती है, और बार्गेनिंग चिप हम छोड़ देंगे, ये इनको कैसे पता है? क्योंकि सरकार ने तो इन्हें भी ब्रीफ नहीं किया, सरकार ने हमें ब्रीफ नहीं किया। बल्कि राजनाथ जी ने कहा कि जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल हमसे बात करें, जाके राहुल गांधी राजनाथ जी से बात करें। ये कह देना कि इंडिया ने कैलाश हिल्स को खाली कर दिया, हम उससे पीछे हट रहे हैं और जमीन को चीन के हवाले सौंप रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी? वो किसके हाथों खेल रहे हैं? किसके कहने पर ये सब कह रहे हैं? किसके कहने पर? मेरा सवाल है, इतना सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछ लिया, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया है सरेंडर्ड, इंडिया कावर्ड देश है, कायर देश है, इंडिया हार गया, ये जो मनोबल आर्मी की गिराई जा रही है, किसके? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। के कहने पर राहुल गांधी इंडिया की आर्मी के मनोबल के ऊपर इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं? किसके कहने पर राहुल गांधी इंडिया को एक हारा हुआ, थका हुआ और कायर देश दिखाना चाहते हैं? किसके कहने पर आज राहुल गांधी ने कहा कि थूक के चाट लेगी सरकार? मतलब हिंदुस्तान की सरकार थूक के चाट लेगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसके कहने पर राहुल गांधी ने किया? देखिए, 2008 में जो MOU साइन हुआ था, मोटा माल माँ बेटे ने कमाया था चीन से, आज उसी मोटे माल के कारण दोनों माँ बेटे चीन के साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की आर्मी के मनोबल को गिराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कोई इफ बट नहीं है। आप देखिए, आर्मी ने कह दिया कि नहीं, और याद रखिए, कोई फिंगर 3 फिंगर 4 नहीं, फिंगर 8 तक हिंदुस्तान का है, फिंगर 8 तक हमारा है। इसलिए ये कहना कि फिंगर 3 तक ही हमारा है या फिंगर 4 तक है, ये नहीं है। और सरकार, MOD ने आज कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कि ये पेट्रोलिंग कोई परमानेंट बंद नहीं हुई है, ये जब तक डिसएंगेजमेंट चल रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से एक मोरेटोरियम है, दोनों पक्ष पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, आगे जाके ये रिज्यूम होगा। और आप बताइए, इतना बड़ा विस्तारवादी देश आज क्यों पीछे हट रहा है? बिकॉज हम डोमिनेंस में थे, हैं, और हम डिक्टेट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब सरकार देखिए सच बताती नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी जून और सितंबर में मोदी जी ने क्या कहा था? कोई घुसा हुआ नहीं है।
इतना बड़ा झूठ बोलकर निकल गए थे। बाद में रक्षा मंत्रालय को लीपापोती करनी पड़ी थी। उन्होंने इंट्रूजन की एक रिपोर्ट लगाई अपनी वेबसाइट पर, उसको विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि भाई मोदी जी के झूठ को छुपाना था। एमईए को लीपापोती करके एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि हाँ, प्रधानमंत्री सिर्फ एक रीजन की बात कर रहे थे। ऐसा है ना सौरभ जी कि जब 26/11 हुआ था तो मोदी जी लपक के पहुंच गए थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जब डेप्सांग की वॉर हुई थी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा का तब तत्कालीन राष्ट्रपति के जाके पूछता था कि कौन से शस्त्र यूज हो रहे हैं, ये हमें बताया जाए। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं। मोदी जी देखिए सच पूरा बोलते नहीं है, ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिक्कत की बात है और देश के सामने भी बड़ी भ्रमित करने वाली बातें कह जाते हैं, जैसे इनकी भक्त मंडली और चेले चपाटे करते हैं। अभी प्रवक्ता जी ने कहा कि कायर और जो देश के सामने कहा जा रहा है, ये देश को तो कोई कह ही नहीं सकता। ये देश इतना गौरवशाली है। इस देश का ये दुर्भाग्य हो गया है कि 130 करोड़ के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से कतराते हैं। ये बातें प्रधानमंत्री जी के लिए कही जा रही हैं। देश और प्रधानमंत्री एक नहीं है। हमारा देश गौरवशाली था, रहेगा। आप चले जाइएगा उसके बाद और उससे ज्यादा गौरवशाली रहेगा। मेरी ये बात है कि जो 18 मीटिंग मोदी जी की हुई चीन के साथ, इतनी आत्मीयता थी। उन्होंने खुद कहा है ना कि हमारी और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री को तो कोई समझ ही नहीं सकता। इतनी केमिस्ट्री के बाद, इतनी गलबैया के बाद, इतना झूला झूलने के बाद, मल्लीपुरम में खाना खिलाने के बाद चीन ने पहले डोकलाम में और अब यहां पर आपकी पीठ में छुरा घोपा है। ये तो छोटे से बच्चे वाली बात हो गई कि अभी ये कर लो, बाद में देखेंगे। नहीं, ये ठीक है कि चीन ने पीठ में छुरा घोपा, इससे तो कोई एतराज नहीं कर रहा आपकी बात से सुप्रिया जी। उसके बाद भारत का रिस्पांस क्या रहा? आपने दो उदाहरण दिए, डोकलाम का और लद्दाख का। भारत का रिस्पांस क्या रहा? भारतीय सेना का रिस्पांस क्या रहा दोनों बार? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। अब आपने वाजिब सवाल पूछा है डोकलाम में, और ये तो 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण जी जब डिफेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने हाउस में ये बोला है, सदन में ये एक्सेप्ट किया है कि डोकलाम में दोनों सेनाएं, जो फ्लैश पॉइंट से था वो तो अलग हो गई थी, लेकिन पूरे डोकलाम प्लेटो पर फोर्टिफिकेशन आज भी चीन ने किया हुआ है। पूरे प्लेटो पे अपने फोर्टिफिकेशन बनाए हुए हैं। 5 मार्च 2018 को उनका सदन में स्वीकार करते हुए स्टेटमेंट है। कहीं वही डोकलाम अब लद्दाख में रिपीट ना हो। चलिए ठीक है, अभी पॉइंटेड सवाल है तो उसका जवाब दे दें। कहीं जो डोकलाम में हुआ बाद में आप चीन को रोकने के लिए डोकलाम में गए, चीन को वहां रोका, आरोप है कि चीन दोबारा वहां पहुंच गया, कहीं ऐसे ही लद्दाख में ना हो जाए, यह सवाल है। देखिए, इन्होंने कहा भक्त मंडली, तो मैं चमचों की मंडली के बारे में भी बता दूं। आप याद करिए, जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और कई हमारे जवान घायल हो गए थे गलवान में, तो घायलों को एक अस्पताल में रखा गया था। उस समय कोरोना का समय था। तो राहुल गांधी और चमचों की मंडली ने ट्वीट किया, ये तो हॉस्पिटल ही नहीं है, ये तो सारे मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं। मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। हमारा जो गश्त लगाने का इलाका था वो पेट्रोलिंग पॉइंट 8 तक था, फिंगर 8 तक था। हमने कहा कि हम अब बफर जोन फिंगर 8 से लेकर फिंगर 3 तक बनाएंगे। हम फिंगर 4 से भी एक फिंगर पीछे हो गए। मतलब वस्तुतः स्थिति इस समय यह है कि हमने बफर जोन अपने ही इलाके में बना लिया है। एक तरह से एलएसी को हमने 8 किलोमीटर अंदर खींच लिया है। ये किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जाता है? क्योंकि ये फैक्ट्स की बातें सुप्रिया जी, तो मैं देखिए सुप्रिया जी, एक मिनट, आपने पैंगोंग त्सो की बात की, ये आपका और बीजेपी का झगड़ा अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम भी पत्रकार होने के नाते जमीन पर लोगों से बात करते हैं। जो फैक्ट्स हमें पता चले कि अगर हम लोग फिंगर 8 तक एलएसी को मानते हैं तो चीन भी फिंगर 3 तक एलओसी को मानता है, यानी फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 के बीच एक डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है दोनों देशों के बीच में। कुछ हम क्लेम करते हैं, कुछ वो क्लेम करते हैं। इसलिए समझौता यह हुआ कि जहां जहां आपके परमानेंट बेस हैं जो दोनों देशों को स्वीकार्य हैं, उनका सिरिजाप में है जो फिंगर 8 के उधर है, हमारा फिंगर 3 पर है धनसिंह थापा पोस्ट। ये स्वीकार्य पोस्ट है, बेस है, वहां पर अपनी सेनाएं रहेंगी और बीच में ना तो वो न जाएंगे ना हम जाएंगे। इसमें हमारी हार कैसी हुई? हमारी हार क्यों नहीं हुई सौरभ जी? हमारा जो परसेप्शन अपनी एलएसी का है उस परसेप्शन को हमने अंदर कर लिया। हम तो कह रहे भैया एलएसी 3 तक है, बफर जोन हमारी टेरिटरी में किसने कहा एलएसी? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।
साहब चंगासी तीन तक है। LAC 3 किसी ने स्वीकार नहीं की है। ये किस तरह की LAC हरकत को है? फिंगर, सुप्रिया जी प्लीज, आप सेंसिबल प्रवक्ता हैं। आपने बफर जोन फिंगर माना 3 पर कि नहीं LAC है, माना, ये तीन किसने से कहा? आप? फिंगर 3 पर LAC है, ये सौरभ जी? किसने स्वीकार किया? आपने बफर जोन कहां बनाई है? बफर जोन बनाने का मतलब क्या है? उसमें तो वो, उसमें चीन भी नहीं आएगा। अगर हम फिंगर 8 तक नहीं जाएंगे तो चीन भी फिंगर 3-4 तक नहीं आएगा। क्या? वो चीन को वहां पर घूमने की आजादी नहीं दी गई है। एक मिनट, अब मैं आपको बताती हूं। हम फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। 4 से 8 के बीच में चीन ने फोर्टिफिकेशंस बना लिए। उन फोर्टिफिकेशंस को ध्वस्त करने के बनाए हमने उसको बफर जोन बना दिया। ये तो वही बात हुई। मैडम, वो आपका सारे घर है, फोर्टिफिकेशंस उसके टूटेंगे, बाहर वो की जमीन है, वो जिस पर अपने आप बेस अपनी पर गाड़ी- वापस जाएगा। मेरी यही एक तो छोटा सा समझौता example है। सुन लीजिए ना। समझौता नहीं, अब क्योंकि फैक्ट्स की बात है, मैं आपको इंटरप्ट कर नहीं रहा था अब तक, लेकिन ये फैक्चुअल बातें और हैं। आपको लगता है ये ठीक बात है? ये आपको स्टेटेड लगता है बात कि है। जहां तक मैं तो आधिपत्य केवल है, फैक्ट उसको स्टेट कर छोड़ रहा देना ठीक हूं। बात ये है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरी देशभक्ति तो राजनाथ मुझे सिंह ने यही ये बात सिखाती बोली है। पार्लियामेंट मुझे तो में, लगता है ये आज हमारी डिफेंस भूभागीय मिनिस्ट्री ने अखंडता ये के बात साथ एक खिलवाड़ है। स्टेटमेंट में बोली। डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट में बोली कि हमारा क्लेम फिंगर 8 तक है, हम उसको नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, सौरभ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सौरभ जी, मैं इसका जवाब देना मैं चाहूंगा। आपसे अच्छा, एक बोलिए। बात पूछती हूँ। मैं सिंपल सा सवाल रोजमर्रा की संबित जी, आ रहा हूं, जिंदगी से 30 पूछती हूँ। सौरभ जी, एक मैंने मिनट, मैं सुना खत्म पूरा कर क्या दूं। सवाल आपका उठा है, घर मैं है, इसका जवाब देता एक हूं, मिनट, ध्यान से आपका सुन घर लिया जाए है, जरा। उसके बाहर की कुछ जमीन है, मैं बोल रही हूँ अभी, अच्छा, एक बार ये मैं बोल कंप्लीट रही करने हूँ दीजिए। शायद 30 सेकंड सुप्रिया जी, फिर संबित जी एक एक करके बोले तो अच्छा रहेगा। बोलिए। 30 सेकंड्स। आपका घर है, आपके घर के बाहर कुछ जमीन है जहां पर आप अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं। आपका परसेप्शन है वो आपकी जमीन है, आपके सामने पड़ोसी का परसेप्शन है उसकी जमीन है। आप ही की जमीन को बफर जोन बना दिया जाए और आपको लगे ये अच्छी बात है, तो आपकी समझ पर मैं क्या कह सकती हूँ उस पर? सुप्रिया जी, मुझे मेरी लगता है समझ ये को आप हमारी कुछ भी भूभागीय बोल लीजिए। अखंडता मेरा के कहना साथ यह है मजाक कि अगर आप फिंगर वो 3-4 को हमारे अपना घर आधिपत्य की मानते जमीन हैं थी। तो उस घर के दरवाजे तक चीन अब से नहीं, दशकों से आ रहा है। फिंगर 3-4 तक चीन भी आ रहा है। वो हम पेट्रोलिंग आज तक करता था मानते वहां पे, हैं अब वो अपना घर। पेट्रोलिंग नहीं करेगा। हम अपना घर क्यों समेट अब वो भी रहे तो हैं? ये तो आपकी हम अपना सरकार से घर आज पूछा तक जाना मानते चाहिए था। हैं। हो तो मैं जवाब भूभागीय दे दूं। अखंडता संबित हमारी पात्रा, ये थी कि संबित हम आज पात्रा। तक अपना घर मानते थे, तब तो मानकर बैठ जाइए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को कुछ फैक्चुअलिटीज पे यहाँ पर टीच करना आवश्यक है। पहली बात तो है, आज जरा इनको भेजिए, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, MOD का स्टेटमेंट है जो ये कह रही है कि LOC को इंडिया ने फिंगर 3 पे एक्सेप्ट कर लिया। जरा इनको व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, शायद जानती नहीं है। LOC आज नहीं है, वहाँ पर स्टेटमेंट आया है LAC MOD है। को कि हम LAC जो हैं, देखिए एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, हम LAC फिंगर 8 को ही मानते हैं। देखिए, एरिया ऑफ डिफरेंट राहुल गांधी जी को ही सीरियसली लेता नहीं है। और वो होता है ना, एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है जो एग्ज़ाम में जब रिजल्ट अच्छे नहीं आता है तो वो इंक फैल गया जी, क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट था, टीचर ने बाकी सब लोगों को तो अलाउ किया, मुझे अलाउ नहीं किया, और घंटी मेरे लिए पहले बज गई, बाकी लोगों ने तो पूरा 3 घंटे एग्ज़ाम लिखा। इस प्रकार कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। कह के कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। इसलिए राहुल गांधी भी उसी प्रकार से करते हैं। खुद सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, बार बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ओनस शिफ्टिंग कि ये ठीकरा किसी और के सरफे पर फोड़ा जाए, मोदी जी को गद्दाफी बोल दिया जाए, भारत के लोकतंत्र को यहां बताया जाए कि लोकतंत्र तो हिंदुस्तान है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को गाली दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को गाली दी जाए और खुद बचा जाए। एक तो यह है। मगर दुख जो है दूसरे विषय पर लगता है। दुख मुझे इस बात पर लगता है कि देखिए, राहुल गांधी, आप कुछ भी कहिए, एक सांसद हैं आज, और राहुल गांधी जी का परिवार एक लंबे समय तक भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवार रहा है। जब राहुल गांधी इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक इंटरनेशनल ट्रैक्शन इस पे होता है। याद करिए, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, राहुल गांधी ने कहा था हजारों कश्मीरी मारे गए। अगले दिन इसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था, इमरान खान ने डोसियर के रूप में इसको संयुक्त राष्ट्र में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक उसी प्रकार जब गद्दाफी कहते हैं, जब सद्दाम हुसैन कहते हैं, जब कहते हैं कि इंडिया इज नो मोर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और बाकी देश, आप याद करिए, वीडम की रिपोर्ट हो चाहे फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट हो, ये सारा इस्तेमाल पाकिस्तान कर रही है। इस विषय पर लेकर दुख लगता है। जी सुप्रिया श्रीनेत जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे।
क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि इन्हीं चुनावों के अंदर, इन्हीं चुनावों से मैडम गांधी या फिर श्रीमान राहुल गांधी दोनों चुनाव जीत कर आए हैं, दोनों अब लोकसभा के सदस्य हैं। इन्हीं चुनावों के, इसी लोकतंत्र के प्रोसेस से आपकी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर से। मैं सबसे पहले तो आपकी क्वेश्चन पर टिप्पणी करूं, मैं जरूर सोचना चाहती हूं, और ये मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं पूछ रही हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस देश की जनता होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के कार्यकाल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिना स्क्रिप्ट के इंटरव्यू करेंगे, कुछ ऐसे सवालों का जवाब देंगे जो संभवतः लोगों को थोड़े कठिन और करारे लगते हैं, कुछ अनईजी बातें करेंगे। वो दिन शायद नहीं आएगा, ये आस ही रह जाएगी, क्योंकि मोदी जी तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस का सामना ही नहीं करते हैं, बस क्वेश्चंस की जगह मोरों के साथ तस्वीर उनकी बांट दी जाती है। खैर, अपनी आशा करना तो प्रधानमंत्री से हमारा भी हक है। ऐसा है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एक शब्द है, और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने बात करी कि हाँ, इस देश में चुनाव हो रहा है और उस लोकतंत्र पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि किस तरह से लोकतंत्र आज इस देश में उसका दमन हो रहा है। आज इस देश में पत्रकारों को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को सरकार से सवाल पूछने के लिए, सरकार की निंदा करने के लिए जेल जाना पड़ता है, देशद्रोह के चार्ज लग जाते हैं। आज इस देश में जब विपक्ष का एक नेता खड़े होकर बोलता है तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है माइक वो ऑफ कर दिया जाता है। आज इस देश में जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े होकर बोलता है कि हमें टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा, संसद टीवी पर, तो लोकसभा के स्पीकर पलट के पूछते हैं क्या आपका हंगामा दिखाएं हम? तो क्या 2014 से पहले हम हंगामा दिखाते थे जब विपक्ष को दिखाते थे, या एक सशक्त देश की बात करते थे? क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना और खरीद फरोख्त करना लोकतंत्र है, जिसको अब एक नया शब्द चाणक्य नीति कहा जाता है? ये अनैतिक है, हर तरह से पाप है और गलत है, और तमाम सरकारें ऐसी हैं जो बीजेपी ने अपने फ्रंटर्स आईटी, सीबीआई, ईडी और पैसे के बल पर गिराई हैं। क्या